नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बोले, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार का लक्ष्य है। शिक्षा विभाग में जल्द शुरू होगी 11,000 भर्तियों पर प्रक्रिया। जर्जर भवनों की भी सुधरेगी हालत। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा कर रही कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। लोकसभा वार नेताओं से लिया जा रहा फीडबैक। चिंतन मंथन के बाद तैयार होगी ठोस रणनीति। उत्तराखंड में फर्ड रेडी लगाने वालों के लिए सत्यापन और पहचान पत्र अनिवार्य, मगर राजधानी देहरादून में बढ़ती जा रही लापरवाही। 2016 के बाद नहीं हुआ फर्ड रेडी लगाने वालों का सर्वे। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की ये बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के बाद कुछ बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। धामी कैबिनेट बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव आए हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। धामी कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों और केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई। अगस्त में विधानसभा के मानसून सत्र को आयोजित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तारीखों का ऐलान करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में अब नहीं बना सकेगा कोई 4 धाम और बड़े धार्मिक स्थलों के नाम से ट्रस्ट। कैबिनेट ने मामले में नियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उत्तराखंड में बनेगा सेंटर ऑफ हिंदू स्टडीज, कैबिनेट ने मुहर लगाई है। हिंदू धर्म पर अध्ययन और शोध के लिए विश्व स्तर का बनाया जाएगा संस्थान। हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में खाली पदों पर सीधी भर्ती होगी। सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन, एम्बुलेंस, पैथोलॉजी और एडमिट चार्ज किया गया कम। लावारिस लाशों को अब डीएनए के बाद 15 दिन तक क्लेम करके न ले जाने पर मेडिकल कॉलेज को दी जाएगी लावारिस लाशें। औद्योगिक विकास के तहत सिडकुल में 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया। किसानों के 5 लाख तक के कर्ज में स्टैम्प ड्यूटी की गई माफ। वित्त विभाग के 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सचिवालय प्रशासन विभाग के तहत जिन कर्मचारियों को 4th क्लास में समायोजन हुआ था, उनको पुरानी सेवा का भी लाभ मिलेगा। 62 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी मिली। पुलिस दूरसंचार विभाग की नियमावली को अनुमोदन मिला। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्या समीक्षा केंद्र के तहत 25 पद हुए स्वीकृत। कार्मिक विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता विभाग की नियमावली बनाने को मंजूरी मिली। उरेडा विभाग के पुनर्गठन को कैबिनेट की मंजूरी। नागरिक उद्यान विभाग के तहत नैनी सैनी एयरपोर्ट को सरकार करेगी संचालित। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 212 हेक्टेयर भूमि देने की मंजूरी। ग्रामीण विकास विभाग के तहत हाउस ऑफ हिमालय में प्रशासनिक और वित्तीय नियमों को मंजूरी। 5 लाख तक के ठेके स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। देहरादून स्थित डोईवाला में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शहीद दुर्गा मल डिग्री कॉलेज में नवनिर्मित छात्रावास और भौतिक विज्ञान भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि छोटे से कमरे से शुरू हुआ डोईवाला डिग्री कॉलेज में आज छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई से जुड़ी तमाम संसाधन मौजूद है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है और जल्द ही शिक्षा विभाग में 11,000 पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। इसके अलावा जो जर्जर भवन है, उनकी मरम्मत के लिए भी धनराशि जारी की गई है। बहुत दिनों से डिमांड थी कि यहाँ पे खंड शिक्षा का एक अलग कार्य होना चाहिए। मैं विधायक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई भी हैं, कि जब से वो विधायक बने हैं तब से हमने यहाँ पे कई स्कूलों के लिए पैसा दिया है और उनकी जो भी और डिमांड होगी तो भी हम पूरी करेंगे। हम इस साल जो है शिक्षा विभाग में 11,000 लोगों को जो है नौकरी दे रहे हैं, जिसमें 7,000 टीचर हैं। 2500 हम 4th क्लास के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, जो कि हम प्रत्येक स्कूलों में एक जो है चतुर्थ श्रेणी कार्मिक रखे जाएंगे। बीआरपी सीआरपी के लिए हमने लगभग 1500 लोगों को नौकरी देने वाले हैं। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस अब अपनी हार की समीक्षा कर रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद पीएल पुनिया 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने आज देहरादून में कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनका फीडबैक लिया, साथ ही कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि 20 जुलाई तक अलग अलग लोकसभा सीटों पर यह समीक्षा बैठक की जाएगी और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ा था। मजबूत संगठन है, संगठन में काफ़ी मजबूती से काम किया है। उसके बावजूद पाँचों के 5 सीटें लोकसभा सीटें हम हार गए। तो इसी की समीक्षा करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कि क्या कारण थे जिससे कि हम पाँचों की 5 सीटें हार गए। तो इसी के सिलसिले में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, वहाँ पर जाके पता किया जाए क्या क्या कारण रहे हैं और भविष्य में उनको किस तरह से सुधारा। ये पहली बार है कि जिन राज्यों में लोकसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, उन तमाम राज्यों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित की गई हैं जो इन तथ्यों को उजागर करेंगी, उन तथ्यों का पता लगाएंगी कि जिनके आधार पर इस प्रकार के निराशाजनक रिजल्ट आए। वहीं उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे मंगलौर से नवनिर्मित विधायक काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला का पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर दोनों ही नवनिर्मित विधायकों ने पार्टी और जनता का आभार जताया है। उन्होंने हर बल का प्रयोग किया, धन बल, पुलिस की लाठी और धमकाना, धमकी के अलावा जो भी डर्टी पॉलिटिक्स हो सकती थी वो की, लेकिन उसके बावजूद लठतंत्र पर लोकतंत्र हावी रहा और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों ने लाठी के सामने वोट दिया और लोकतंत्र को जिताया, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जिताया। संगठित होकर के और बद्रीनाथ के स्वाभिमान और नैतिकता के लिए जो लड़ाई लड़ी उसमें हम विजयी हुए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका था कि बद्रीनाथ के विधायक जी ने केवल बद्रीनाथ से इस विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया, बद्रीनाथ की जनता की नैतिकता को भी ललकारा है, उनके स्वाभिमान को ललकारा है। ये बद्रीनाथ की जनता की नैतिकता, स्वाभिमान और उनके मान सम्मान की लड़ाई थी और मैं तो निमित्त मात्र था। उन लोगों ने अपने प्यार मोहब्बत से अपने स्वाभिमान के लिए और अपने अभिमान के लिए ये जनादेश दिया है। केदारनाथ गर्भगृह से सोना गायब होने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब ये लड़ाई बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद के बीच नजर आ रही है। शंकराचार्य ने केदारनाथ गर्भगृह से सोना चोरी का आरोप लगाया तो अजेंद्र अजय ने शंकराचार्य पर ही ऐसा बयान दे दिया कि जिसके बाद ये दोनों अब आमने सामने आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विवादों में बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय, फिर गरमाया केदारनाथ से सोना चोरी मामला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाया आरोप तो अजेंद्र अजय ने शंकराचार्य पर ही खड़े किए सवाल। इन दिनों दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर घमासान जारी है, तो इस बीच केदारनाथ धाम के गर्भगृह से सोना चोरी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इसी के साथ विवादों में घिर गए हैं बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ से सोना चोरी का मामला उठाया तो अजेंद्र अजय ने इन आरोपों को गलत बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि वो कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो नेताओं से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। संत होने के बावजूद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिकॉर्ड संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, इतना तो कोई राजनेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। और उसमें विवाद पैदा करना, कुछ न कुछ सनसनी फैला करके चर्चाओं में रहना उनका इतिहास रहा है। अभी उनका एक बयान आया है कि केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो तथ्य सामने लाएं। मामला सोना संत से जुड़ा तो सियासत ने भी जोर पकड़ लिया। मामला गरमाने लगा, जिस पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि भले ही सोना चोरी मामले में जांच न बैठाई जा रही हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही हिसाब मांगा जाएगा। अगर गुरु जिसका काम है धर्म के रास्ते को बताना, धर्म के मामले को बताना, अगर वो बताता तो इनके पेट में दर्द हो रहा। बीकेटीसी के अध्यक्ष को तो ये बताना चाहिए कि पहले आपने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी, नहीं लिखी थी कि सोना बहुत ज़्यादा है, 230 किलो सोना है, 2 केवल सुरक्षाकर्मी हमारी सुरक्षा बढ़े जाए। अगर 230 किलो सोना नहीं था, आपने चिट्ठी क्यों लिखी? आपने कैसे प्रेस में ये कहा कि 19 घोड़ों में सोना गया है ऊपर, और 19 घोड़ों का सोना आज कहाँ गया? अगर विपक्ष
आरोप भी लगा रहा, तो आपको जांच तो बैठानी चाहिए थी, क्यों नहीं बैठवाई जांच? सोना जो है तांबे से बह गया, ये जो आपकी हरकतें ये ठीक नहीं, और मैं कह रहा हूँ आप ना बैठाएं जांच। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, ईश्वर करे ऐसी ताकत आए, माँ प्रकृति न्याय करेगी, भोले बाबा न्याय करेंगे, बीकेटीसी के वर्तमान अध्यक्ष का भी उसी दिन फैसला होगा। बता दें कि मसला अब सिर्फ सोना चोरी तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि चांदी चोरी का भी मामला सामने आ रहा है। तीर्थ पुरोहित ने बीकेटीसी अध्यक्ष अजिंद रजे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए सोना और चांदी चोरी को लेकर जांच की मांग उठा दी। मैं मंदिर समिति के सीईओ जो है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 22, 23 और 23, 24 में जो सोने का प्रकरण यहाँ पर वो किया गया मंदिर समिति के द्वारा, जो 228 किलो सोना और जिसकी 523 प्लेटें बनवाई गई, वो सोना कहाँ गया? पूर्व में भी हमने सोने का विरोध किया था, और पूर्व में उससे पहले हमने चांदी का विरोध किया था कि पुरातत्व विभाग यहाँ पर आया था। पुरातत्व विभाग के द्वारा अंदर जो शिलालेख लिखा गया है इन चारों स्तंभों पे गर्भगृह में, उसको छुपाने के लिए मंदिर समिति के द्वारा जो चांदी की प्लेटें लगाएगी, और वर्तमान में जो सोने का प्रकरण है, बार बार शंकराचार्य स्वामी जी उठा रहे हैं उस प्रकरण को। हमने यहाँ के तीर्थ पुरोहित ने पूर्व में भी उस प्रकरण को उठाया था कि इस तरह जो है हमारे मंदिर के साथ अनावश्यक छेड़खानी नहीं की जाए। सोना चोरी प्रकरण मामले में लगातार बीकेटीसी अध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। बीते साल केदारनाथ गर्भगृह से सोना गायब का मामला सामने आया तो काफी हो हंगामा हुआ, सवाल उठे तो जांच बैठा दी गई, लेकिन उस जांच का क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची, किसी को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अभी तक जांच रिपोर्ट आई ही नहीं। ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है कि क्या मामले में जांच हो भी रही है या फिर नहीं। बीकेटीसी अध्यक्ष अजिंद रजे के साथ कई विवाद जुड़े हैं। सोना चोरी के साथ ही केदारनाथ बद्रीनाथ में QR कोड लगाने का मामला भी सामने आया था, लेकिन इसे लेकर भी अजिंद रजे के पास कोई जवाब नहीं था। इस मामले की भी जांच बैठाई गई, लेकिन उसका भी क्या हुआ, अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं। ऐसे में लगातार अजिंद रजे की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रही है, और अब सोना चोरी मामले में एक बार फिर अजिंद रजे फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पहले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत तिकोनिया पहुंचे, जहां उन्होंने सिंचाई विभाग की नहर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने कलसिया पुल, देवखड़ी नाले सहित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान SDM सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि आपदा के दौरान जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, SDMs हों, नगर आयुक्त हों, ये एक्चुअली दिन में 2 बार एटलीस्ट इन जगहों देखें जहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि आपदा में आप जानते हैं कि सिचुएशन पल पल बदलती रहती है, इसलिए डेली रिव्यू इसका करना ज़रूरी है। दूसरा, पिछले कुछ दिनों से जो काम यहाँ पे ऑर्डर किए थे वो काम हो रहे हैं, जिसमें एक तिकोनिया में हमारी नहर केविन कर गई थी, उस पर इरीगेशन अच्छा काम कर रही है, और आपका कहना है कि 1 अगस्त तक वहाँ पर आवागमन को सुचारू भी कर देंगे। उसके बाद कलसिया नाले पे जो काम चल रहा है, एक तरह की उसको आप डिसिल्टिंग ही माने, हम हटा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको साइड में फिलहाल लगा रहे हैं, उस पे भी काम चल रहा है। शहीद अंशुमान के माता पिता का दर्द आप सभी ने सुना होगा। अब इन्हीं से मिलती जुलती कहानी देहरादून के शहीद की मां की एक सामने आई है। शहीद निशांत की मां का दर्द छलका है। उन्होंने भी बताया कि कैसे बेटे के चले जाने के बाद उनकी बहू सब कुछ लेकर अपने मायके चली गई, यहां तक कि पेंशन भी बहू को ही मिलती है। उनके पास जीने के लिए कोई सहारा नहीं बचा सिवाय अपने बेटे की यादें और कुछ तस्वीरें। ये रिपोर्ट देखिए। सुनिए शहीद की मां का दर्द। बहू ने छोड़ा हाथ, सब ले गई अपने साथ। बेटे की याद के सहारे जी रही है बेबस मां। इन दिनों शहीद अंशुमान के माता पिता का दर्द लोगों ने सुना, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि बेटे की शहादत के बाद कैसे उनकी बहू सब कुछ अपने साथ लेकर चली गई। अब इनकी दास्तां के बाद देहरादून के एक शहीद की मां का दर्द छलका है। ये हैं प्रोमिला सिंह। नौसेना में कमांडर बेटे निशांत के शहादत के बाद इनके पास कोई और सहारा नहीं बचा है। इनका कहना है कि निशांत की शहादत के बाद बहू निशांत की सभी यादें अपने साथ लेकर चली गई। पेंशन का भी पूरा लाभ सिर्फ बहू को मिल रहा है। निशांत की मां के पास जीवन जीने का कोई और सहारा नहीं बचा है और न ही कमाई का कोई जरिया है। अब तो लड़की इंडिपेंडेंट होती है, शादी भी करेंगी, करनी भी चाहिए।
एंड पूरी लाइफ उनके सामने है, वो अपना कमा लेंगे। उनको तुम इतना पैसा दे दो कि हो सकता है वो गलत यूज़ भी करें, क्योंकि यंग बच्चे को तुम बैठा रहे हो एक तरह से, वो सोचेंगे हम क्यों काम करें, हमें बैठे बैठाए 1,80,000 यदि महीने का मुझे भी कोई देगा तो फ्री का पैसा तो ऐसे भी बेकार लगता है ना, और वो दूसरी शादी कर लेगी उसकी ज़िंदगी। लेकिन पेरेंट्स को क्यों नहीं दिया जाता? पेंशन में पेरेंट्स को 50% आना चाहिए। एंड स्पेशली मेरा केस सबसे अलग है, मैं सिंगल मदर हूँ। आज मैं ज़्यादा पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि पेरेंट्स तो देखो, यदि मेरे हस्बैंड होते मुझे कोई कमी नहीं थी, और या डिवोर्स के बाद मैं पेंशन भी लेती तो भी मुझे कोई कमी नहीं थी, मैं बिल्कुल बोलने वाली नहीं थी। सिंगल मदर इस एज में मैं काम करने लायक नहीं हूँ, और ऐसे टाइम पे क्यों नहीं सोचते ये लोग कि भाई थोड़े उस रोल को थोड़ा चेंज किया जाए। ये मुझे थोड़ी सी वो लगता है कि ये थोड़ा सा गलत रूल है, रूल को चेंज करना चाहिए। जिस घर में ये रहती हैं, इसमें आते ही कमरे की दीवारें नौसेना कमांडर निशांत सिंह के शौर्य पुरस्कारों से सजी आपको नजर आ जाएंगी। निशांत के साथ उनकी कई तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी, और इन्हीं यादों के सहारे वो यहाँ रह रही हैं। शहीद की मां का कहना है कि वो अकेले ही इस घर में रहती हैं। पति से पहले ही उनका तलाक हो चुका है। बेटे की शादी के 4 महीने बाद ही वो शहीद हो गया। उनका कहना है कि बहू को पेंशन का सारा रुपया मिलता है। बेटे को 35 साल पाला पोसा, उसे सेना में भेजा, लेकिन उसकी पेंशन का 1 पैसा भी उन्हें नहीं मिलता। जो मेरी बहू को पूरी सैलरी मिल रही है, जो मेरे बेटे को भी नहीं मिलती थी, टैक्स कट के मिलती थी, बट वो शायद नौसेना मेडल मिला जब एक सम्मानित किया गया नेवी द्वारा, तो उससे उसको सैलरी मिल रही है पूरी। उसमें मेरा था कि पेरेंट्स को क्यों नहीं, एटलीस्ट कुछ परसेंट जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे को डिफेंस में भेजा उनको क्यों नहीं दी जाती। मेरी बात यह है कि ऐसा क्यों है। बेटे के जाने का दर्द क्या होता है, शायद एक माँ से बेहतर कोई और दूसरा समझ सकता हो। पहले अंशुमान के माता पिता का दर्द और अब निशांत की मां की पीड़ा ये बताती है कि जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, भविष्य संवारा, उसके जाने के बाद उसका कोई दूसरा सहारा नहीं बचता। यहाँ तक कि पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि भी माता पिता की जगह शहीद की पत्नी को दी जाती है। ऐसे में माता पिता के पास सिर्फ बेटे की याद रह जाती है। वही टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड भूस्खलन के चलते कई जगहों से बंद है। एनएच बंद होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन जो बंद सड़कें हैं उन्हें खोलने में जुटा हुआ है। उधर सड़क पर फंसे यात्रियों ने बताया कि वो काफी दूर से आए हुए पर्यटक हैं, उनके पास ना तो जरूरत का सामान है और ना ही अब इतने पैसे बचे हैं कि वो वहां पर फंसे होने के बाद अपनी जरूरतों का सामान खरीद सके। हम लोगों के लिए यहाँ रोका गया है चकराली गेट पर। हम लोग कल रात से यहाँ पर रुके हुए हैं 12 बजे से, और अभी तक हम लोगों को निकलने नहीं दिया है। और आगे जहाँ तक रास्ता खुला है कम से कम वहाँ तक तो जाने दें। इतना टूरिस्ट है कि यहाँ पर, और अधिकतर टूरिस्ट के पास ना तो पैसा है जो अपनी और सुख सुविधाओं में यहाँ कुछ खर्च कर सके, और ना ही यहाँ का प्रशासन हम लोगों को आगे बढ़ने की परमिशन दे रहा है। इस बात से हम लोग बहुत परेशान हैं। लोहाघाट के दिगाली चोड़ गांव में राजकीय इंटर कॉलेज की सुरक्षा दीवार बारिश के चलते ढह गई। आपको बता दें कि सुरक्षा दीवार ढहने से स्कूल भवन खतरे की जद में आ गया है। उधर विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष का ये कहना है कि सुरक्षा दीवार लोक निर्माण विभाग ने कुछ वक्त पहले ही बनाई थी, बावजूद इसके दीवार मानसून की एक बारिश नहीं झेल पाई। आपको बता दें कि उन्होंने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए विभाग से अच्छी गुणवत्ता के साथ दीवार का निर्माण करने की भी मांग की है। ज़्यादा विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत हैं, और ये दोनों दीवारें गिर गई हैं। एक तो जो सड़क वाली दीवार है पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई, वो दीवार भी गिर गई है, और एक जो प्रांगण में अभी जिला उपाध्यक्ष जो ललितमोहन कुंवर जी हैं उनके द्वारा बनाई गई थी, वो भी दीवार गिर गई है। वो 2 बार गिर गई है। एक बार पिछली बार जब आपदा आई थी उस समय भी वो दीवार गिरी थी, उसके बाद फिर दोबारा बनाई गई। अब जो परसों बरसात हुई है उसमें वो 2 दिन भी वो बरसात नहीं झेल पाई वो दीवार। उसके नीचे कक्षाएं संचालित होती हैं, और पहले से जो है 2 भवनों को वहाँ पर खतरा हुआ है। 2 भवन जर्जर स्थिति में बने हुए हैं, और वो जो प्रांगण की दीवार है वो ऊपर है। बच्चे नीचे खेलते हैं, कभी भी बच्चों को उसमें हादसा हो सकता है। वहीं रुड़की के सोलानी नदी पर 93 लाख रुपए की लागत से बने रपटा के निर्माण कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सोलानी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद आदर्श नगर में वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रपटा पुल बनाया गया, लेकिन मानसून की शुरुआती बारिश में रपटा पुल क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में कांग्रेस निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा रहा है, और आपको बता दें कि पुल निर्माण की अब दोबारा से बनाने की भी मांग की जा रही है।
जो आदर्श नगर में रपटा बनाया गया था, जिस पे आवागमन जो है गाड़ियों का किया गया था और ख़ासतौर से बच्चों के स्कूल की जो बसें हैं उनके लिए बनाया गया था, उस रपटे पे आज पानी का स्तर कितना बढ़ चुका है, रपटा बह चुका है। अभी मैंने आपके विधायक प्रदीप बत्रा जी के अभी सुना था, उन्होंने भी कहा आप लोगों के माध्यम से कि 93 लाख रुपए का जो बना है रपटा, वो रपटा जो है उस पर नदी का पानी ऊपर से चढ़ के उतरता ही है, लेकिन रपटा वहीं रहता है। आप अभी देख सकते हैं वहाँ पे रपटा बीच में से गायब भी हो गया है। अगर 93 लाख रुपए आपने लगाने थे और 93 लाख रुपए का रपटा आपने तैयार करना था, कम से कम उसकी सामग्री, उसका जो है निरीक्षण पूरा करना चाहिए था। रामपुर पहुंची जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वहीं डीएम ने चुकुम सावलदे गांव का पूर्वी क्षेत्र के साथ ही शहर में बन रहे तटबंधों के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वक्त पर पंपिंग लाइन जो है उन सभी के साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में पिछले दिनों जो बरसात हुई थी, वहाँ काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें दिक्कतें आई हैं। कुछ जगह जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हुई, कई नदियों के और नालों की वजह से कटाव आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, उसकी भी जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। उसके बाद राजस्व की टीम ने सिंचाई के साथ वहां निरीक्षण भी किया है और जहां जहां तात्कालिक राहत सहायता दिलाई जानी है वो काम आरंभ किए गए हैं। ज़्यादातर एरिया जो इस तरह के भू कटाव का है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी एक्टिवली इसमें सभी जो ऐसे खतरनाक स्थल हैं उनका सर्वे करके आपदा के अंतर्गत यहाँ काम भी प्रारंभ कर दिया है। लोहाघाट के रामलीला मैदान में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नाराज किसानों ने एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें किसानों ने बरसात की वजह से फसलों को हुए नुकसान और कृषि ऋण माफ करने के अलावा लंपी वायरस का मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वो आंदोलन करेंगे। किसान निराश है, हताश है। आज कभी किसान सूखे की मार झेलता है और कभी अधिक बरसात हो जाती है। आज इतनी परेशानी हो गई किसानों के लिए कि सारी फसलें बह चुकी हैं, फसलों के साथ साथ उनके खेतों की मिट्टी भी बह चुकी है। और हमारा बार बार यही कहना है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कि महोदय, किसानों को कम से कम 5,000 रुपया पर मंथ पेंशन दी जाए और किसानों पर लगे सारे ऋण माफ किया जाए। वहीं जसपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को रेफर सेंटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन की माने तो स्वास्थ्य केंद्र पर हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यही नहीं, डॉक्टर मेजर ऑपरेशन भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दर ठोकर खाने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र में सभी तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध है। टीबी के मरीज काफ़ी आ रहे हैं, उनका यहीं पर निरंतर इलाज मिल रहा है। जो भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी में मरीज आते हैं, बेहतर कोशिश करते हैं कि यहीं पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं। एक खास अंतर जो जरूर आया है अस्पताल में बहुत ज़्यादा, वो आया है सीजेरियन ऑपरेशन में। जो पहले यहाँ पर सीजेरियन नहीं होते थे वो अब लगातार हो रहे हैं। जिन मरीजों को ज़रूरत है सीजेरियन ऑपरेशन की, उनका सीजेरियन हो रहा है। जिनको नॉर्मल की ज़रूरत है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही है। उधर अल्मोड़ा के रोडवेज वर्कशॉप में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां अनियंत्रित रोडवेज बस ने वर्कशॉप में खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक हादसे की चपेट में आने से बसों की सफाई कर रहे एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि अनियंत्रण बस के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। अभी सूचना मिली है कि रोडवेज की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। रोडवेज के जो वर्कशॉप में ये घटना हुई है और सूचना मिली, हम लोग मौके पर आए हैं। उसमें ब्रेक फेल हुआ था, यानी जो भी था उसने एक गाड़ी को टक्कर मारी। पीछे दूसरी गाड़ी को एक कर्मचारी धो रहे थे, तो उस गाड़ी पर टक्कर लगने की वजह से वो उसकी चपेट में आ गए, उनकी डेथ हो गई। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बोले, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार का लक्ष्य है। शिक्षा विभाग में जल्द शुरू होगी 11,000 भर्तियों पर प्रक्रिया। जर्जर भवनों की भी सुधरेगी हालत। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा कर रही कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। लोकसभा वार नेताओं से लिया जा रहा फीडबैक। चिंतन मंथन के बाद तैयार होगी ठोस रणनीति।
उत्तराखंड में फड रेडी लगाने वालों के लिए सत्यापन और पहचान पत्र अनिवार्य, मगर राजधानी देहरादून में बढ़ती जा रही लापरवाही। 2016 के बाद नहीं हुआ फड रेडी लगाने वालों का सर्वे।